अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कॉलम निगार के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत है। इश्यूज़ ऑफ द डे डिस्कस करने से पहले, उनका तज़किरा करने से पहले मैं अपने जो तज़कियाकार यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारफ़ कराए देता हूँ। मेरे दाएं जानब मौजूद हैं जनाब मरूफ स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ सलाउद्दीन भट्ट साहब, सीनियर तज़कियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट, और शेर अली खालती साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाउ इश्यूज़ ऑफ द डे, अब वो क्या हैं, आज के मौज़ूआत क्या हैं? उनमें एक मौजू तो बड़ा अहम है और वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे PAC कहा जाता है उर्फ़ आम में, मुखफ़फ़ उसका ये है। वहाँ पे जिक्र हुआ कि उसकी अंदरूनी कहानी हमारे अखबार ने, हमारे चैनल ने अनर्थ की है। वो ये है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म ने ये कहा, या उनके नोटिस में लाई गई बात, कि PAC के मेंबरान, जिनमें हुकूमती मेंबरान भी हैं, उन्होंने भी गालिबन को करप्शन की है। और उन्होंने कहा कि किसी के साथ रू रायत ना की जाए कि अगर यहाँ करप्शन हुई। और वहाँ मेंबरान ने ये सारी के सारे जो इल्ज़ामात हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिए, पासिंग द बक टू अदर, जो हमारे यहाँ एक आम वतीरा बन चुका है। और इसके मूजद वैसे खुद तो वज़ीर आज़म खुद ही हैं, क्योंकि वो हर गलती को मादी पे डाल देते हैं। बहर अगला एक मौजू जो हमारे पास है वो पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम जो है वो अब उस ज़ोरों पे है ये सारा सिस्टम। लेकिन उसमें जो हुकूमती पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी एक इत्तेहादी जमात काफ लीग, उनमें कुछ इख्तलाफत सामने आए हैं। और वो ख़ास तौर पे उनका मौक़िफ़ ये है कि ऐसे किसी बल्दियाती निज़ाम की हमायत नहीं करेंगे जो देही इलाकों के जायज़ हकूक़ से महरूम करे। ये मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन की जो पार्टी है, उनका मौक़िफ़ है। आगे जो बड़ी खौफनाक खबर है, जो हम अक्सर महंगाई के बम गिरते हैं, जिस पे मैं डॉक्टर साहब शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे, वो है मिनी बजट की जो तैयारियां हैं, जिसके बारे में अभी वज़ीर आज़म ने इंडिया भी दिया है अगले रोज़ कि जी अगले आने वाले जो 3 माह है वो बड़े अहम हैं। अहम क्या हैं? यानी कि नाजुक हैं और माली तौर पर ज़रा ज़्यादा अहम है, उन्होंने ये कहा। और वो मिनी बजट आने वाला है। अब कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग जो थी, वो भी इस वक्त बहुत अहम इशू है, क्योंकि मुल्क की सलामती के को दरपेश जो ख़तरात हैं मगरबी सरहदों से मशरक़ी, हालांकि कहा जाता है कि मगरबी सरहद थोड़ी खामोश होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो अनस्टेबल सूरत हाल है उसका फॉल आउट पाकिस्तान में मतवक्को है। और मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुछ एलामिये भी जारी किए और कहा कि जी हम इसका बायकॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो डॉक्टर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान के हवाले से बात आई है, और वज़ीर आज़म का ये कहना तो मैं समझता हूँ बरमला बिल्कुल सही है कि करप्शन किसी ने भी की तो उसमें रू रायत ना की जाए, भले वो, यानी इससे तो हम यही नतीजा अखज़ करेंगे कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमती लोग भी हैं तो उनको ना छोड़ा जाए। इस पर कोई रोशनी डालें। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया मियाँ साहब। बात यह है जी कि अब ये कोई नई बात हम सारों के लिए, बल्कि शायद सारी कौम के लिए नहीं होती कि कहा जाए कि किसी एक हुकूमती इदारे में करप्शन हुई है। हम लोग टेक्निकली आदी हो गए हैं। ये सिर्फ फ़र्क ये है कि अब तक पिछली हुकूमतों पे हम ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं जी, जो सच भी है शायद, मगर इस हुकूमत ने जो ज़्यादा वादे किए थे कि करप्शन ख़त्म कर देंगे, इनके भी मिनिस्टर्स और इस हुकूमत के हिस्सेदार इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके यही काम करना शुरू कर दिया। तो वो एक शॉकिंग बात है जी। मैं एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी ना बख्शा जाए, मगर ये प्राइम मिनिस्टर बड़े सालों से कह रहे हैं कि कोई भी ना बख्शा जाए। नवाज शरीफ के अलावा तो शायद किसी को भी उन्होंने। डॉक्टर साहब, इस ऐलान के पीछे कोई बैकअप स्ट्रेटजी नहीं लग रही, आप क्या कहेंगे? जी, बात यह है कि या वजह क्या है? फिर ऐलान तो करते हैं और सीरियस भी लगते हैं। इतनी सी है कि जब आप की हुकूमत चंद लोगों के ज़्यादा होने की वजह से हो, तो फिर अपने ही बंदों पे जब आप इल्ज़ाम लगाएंगे और कुछ लोगों को नाअहल करार दे देंगे, तो वो जो चंद लोगों का डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं PTI
کی لیڈران. دوسری بات یہ ہے کہ شاید جو میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اصل باتیں پہنچائی ہی نہیں جاتی. پہنچائی نہیں جاتی. میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ اسی لیے بہت ساری باتیں کہتے ہیں. کچھ مہینے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈیفیسٹ ختم کر دیا ہے اور اب شاید پاکستان کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی دھنستہ تو نہیں کر رہا ہوں کوئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کو اردو ادب میں مارے آستین کہتے ہیں, آستین کا سانپ کہتے ہیں. تو دوستوں جن پہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, اگر وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں, اگر وہ پوری انفارمیشن بھی نہیں دے رہے, اگر وہ میڈیا پہ آ کے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں ہم منی بجٹ نہیں دیں گے, اب آج کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ دیں گے, حالانکہ فائنانس منسٹر نے خود کہا تھا کہ منی بجٹ آئے گا. جی انہوں نے تو کہا جی, مگر آپ کے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا انہوں نے کہا. تو جھوٹ ہے نا جی. پھر سو ان اے وے کہ یہ جو کالک عمران خان صاحب کے منہ پہ لگائی جا رہی ہے, اپوزیشن تو لگائے گی, یہ ان کے اپنے گھر کے اندر سے بھی کیا جا رہا ہے. تو اب تھوڑا سا اکاؤنٹیبل سادہ ہیں کہ اسی اتار کے لوٹے سے میرا خیال ہے کہ اتنے سادہ ہے, اور اسی اتار کے لونڈے سے وہ دبا لیتے ہیں. امیر کیا سادہ ہیں آپ. جی جی جی, بات یہ ہے کہ نہیں وہ پھنس گئے ان لوگوں کے ارد گرد جو پچھلی حکومتوں میں بھی انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی, اور اب یہ ہے بدلنے کی طاقت نہیں ہے. لوگ اتنے اس لیول کے کوالیفائڈ شاید ان کے پاس کم ہی ہیں. تو اس لیے مگر یہ بڑا سیریس ہے کہ معاف کوئی نہیں ہونا چاہیے. جب تک آپ لوگوں کو اپنے ہوں یا کسی کے ہوں ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو نہ دنیا آپ کو مانے گی, نہ آپ کے ووٹر آپ کو مانیں گے, نہ قوم آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. مشن آپ کا کامیاب نہیں ہوگا اس طرح. ایسے تو نہیں ہوگا کہ کہیں آپ اور کچھ اور اندر سے اور کچھ نکلے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اب سلوگن بٹ صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی بٹ صاحب آپ نے سنی تو ہیں باتیں. میں صاحب تھینک یو ویری مچ. ہاں جی میں پی ایس سی کو تو آپ بہت کور کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا وزیر اعظم میں ڈاکٹر صاحب ہوں, وہ ہر چیز دیکھتے ہیں. ہاں وہ ہر چیز دیکھتے ہیں, ہر بات ان کے علم میں ہے. مگر بات وہی آ گئی کہ مافیا مضبوط ہے. میں نے تو ان کو چاہے ان کے ساتھی ہوں, کوشش کی آپ نے. نہیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا لحاظ کر رہے ہیں. نہیں لحاظ تو تب کرنا. دیکھیے اس وقت قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, قوم کا لحاظ نہیں کیا جا رہا, تو پھر لحاظ کرنے کی بات تو بٹ صاحب اصل میں دبنگ صحافی ہیں. جب یہ بات وزیر اعظم صاحب کو آنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. یہ چیزیں ہیں, کرپشن اوپر سے نیچے تک ہے, اس کا سد باب کون کرے گا؟ اس کے اب ذمہ دار کس کو؟ بیوروکریسی کو. کیا ہے, کون کرتا ہے؟ بیوروکریسی جانتی ہے کہ یہ وزراء کر رہے ہیں, یہ فلان کر رہا ہے. ان کو جب روکا جاتا ہے تو انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے. پنجاب میں کیا ہوا, آئی جی تبدیل کر دیے گئے, چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے گئے, جس کو دل چاہتا ہے تبدیل کرتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتا. یہ چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. اس کا ذمہ دار ہم وزیر اعظم صاحب کو براہ راست ٹھہراتے کہ وہ اس کے ذمہ دار, اور درست بھی تو انہوں نے کرنا ہے. دیکھو نا بات میاں صاحب والی بالکل بجا ہے کہ کس نے گھر کا معاملہ آپ نے درست کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بچے کریں یا دوسرے کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کر رہا ہے, کون لوگ ہیں. آپ کے بھی علم میں ہوگا, آپ نے کہا کہ جی کون کرپشن کر رہے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے. اب مینڈیٹ کس چیز آپ پوری 3.5 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ایک ایک کا نام آیا. اس دن میں نے بات کی شہزاد اکبر صاحب سے کہ جی خسرو بختیار صاحب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. نہیں ان کا نام نکل گیا. ندیم غوری دیکھ لیں, جس طرح جتنے بھی سب دوائیوں کا آیا مسئلہ. اور تو یہ کہنا یہ کسی پروسیس سے نکلتے تو سر بات یہ ہے کہ یہ مذاق ہے نا قوم کے ساتھ. تو وزیر اعظم صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جی جو مہنگائی ہے یہ سمگلنگ کی وجہ. بھائی روکنی کس نے ہے, کون روکے گا؟ ہم روکیں گے. سمگلر خود تو روکنے سے رہے. پھر بارڈرز پہ آپ نے خاردار تانے بھی لگا دی ہیں, دوسرے آلات بھی نصب ہیں, تو پھر کیسے ہو رہی ہے؟ کون ملوث؟
लामौला आपके वज़रा मुलव्वस होंगे, KP के होंगे, जो वफाकी होंगे, जो कोई ना कोई तो होगा। इसको इतनी बात कह देना कि जी करप्शन रोकें या कौम को ये बताएं कि जी मुझे इल्म नहीं है, बाकी तमाम बातों का आपको इल्म है। ये आपको इल्म है कि नवाज शरीफ ने ये किया, जरदारी ने ये किया। अब माजी के खातों पे से निकल आए। अब टाइम क्या रह गया? 3 माह आपने कौम से मांगे हैं, तो कौम 3 माह को पता है कि अब 3 माह में क्या होने जा रहा है। या तो आप ये कर रहे हैं, आपने वजीर तमाम वज़रा पे पाबंदी लगा दी है कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं, कि भी मैं कल्ला ना फंसा पाई है भी नाल ही हो। हमें तो यूं दिखाई दे रहा है ना। ये बड़े इसका मतलब बड़े जीरक हैं वो तो। जी देखिए ना, उन्होंने कहा भाई बाहर कोई ना जाए, पूरा उन्होंने इंतजाम ये चीजें आज जो देखिए, ये बड़ा ही अहम इशू है कि ये करप्शन का मामला है और उन्होंने पाबंदी इससे पहले लगा दी कि ये बाहर भागे। उन्होंने कहा कि जी किसी को ना बख्शा जाए। ब्यूरोक्रेसी किसको पकड़ेगी? आप बताएं, अगर पकड़ेगी तो आप फिर उसमें मुलव्वस होंगे। अगर चीनी के स्कैंडल में जंगीर तरीन का मामला आया तो आपने उनको सपोर्ट किया, वो चले गए, निकल गए, मामला खत्म हो गए, सरदाने में चले गए। तो इसलिए बेहतर ये है कि वज़ीर आज़म साहब पहले अपने आप में झांके कि मैं, ये लोग कौन है। ये डरते भी हैं कि कल को इन्होंने अगर मुझे मेरा ब्लैक आउट किया या मेरा बाइकआउट किया तो मेरी हुकूमत नहीं रहेगी। ये उनको हाथ नहीं डालेंगे। मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी उन्हें नाम भी बता दे, सब कुछ कर दे, ये उनको हाथ नहीं डालेगी। माफिया बहुत मजबूत है, जिन्होंने अरबों रुपए लगाए हैं इनको लाने में, तो क्या वो इनको माफ करते हैं? ये तो खरबों रुपए उन्होंने कमा लिया। सूरत हाल अब देखिए ना, ये पेट्रोल की कीमत दुनिया में 20% कम हुई है, तो यहाँ 20% कमी करके 20% टैक्स बढ़ा दिया गया है और उसको वहीं का वहीं है कि जी 148 में अनअफोर्डेबल है जी। तो ये चीजें नहीं है ना कि आप जो भी मीटिंगें करते हैं अपोजिशन से छुप के करते हैं, शहबाज शरीफ से छुप कि जी अच्छा बाहर की बात, अंदर की बात बाहर ना निकल आती। रिपोर्टर्स यार लोग खुद बता देते हैं, ये नहीं छुपी, अंदर ये मामले हो रहे हैं। ये आपको बड़ी, ये 3 माह जो कह रहे हैं, बड़ी बुर्दबारी तहम्मुल मजाजी से ये काम करने हैं। सही है। जाने से पहले ऐसा काम कर जाएं कि जिससे चलिए कम आने वाले वक्त की तो उम्मीद अब लोगों से वो नहीं रख रहे, आपसे लोगों को आपसे उम्मीद नहीं है। अगर आप जाएंगे वोट लेने तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अच्छा किया आपके जमशेद इकबाल चीमा ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया, वरना बुरी तरह शिकस्त होनी। शेर अली खालती साहब, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। चलिए ठीक। ये शेर अली खालती साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, देखा जाए तो ये मुल्क का बहुत बड़ा फोरम है, एहतसाब का पार्लियामेंट्री फोरम है, और उसकी अंदरूनी कहानी तो हमें यही दिया मिल रहा है कि वो उनके लोग भी ज्यादा ना से कम कोई ना कोई मुलव्वस हैं करप्शन में। नाम वो ब्यूरोक्रेसी का लगा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को बात की, बिल्कुल मेरे दोस्त ने, भाई ने अच्छी की कि ब्यूरोक्रेसी को फिर किसने पकड़ना है, क्योंकि वाकई कोई आसमानों से कोई चीज आएगी जो इनको पकड़ेगी, या क्या सिस्टम चल रहा है? आपने कहा थोड़े नहीं ज्यादा चले तो थोड़े, तो जैसे डॉक्टर साहब बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, मैं कहता हूँ वो देख लें। ये होता है कि आपकी ज्यादा उम्र, आपका तजर्बा कामयाब होता है, आप लफ्जों को चोले पहना देते हैं आप लोगों। चले आप ना पहनाएं, बात खुल के करें। हाँ जी, मैं खुल के बात करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा मौजूदा दौर हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। अब ये कौन कह रहे हैं? इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आजम खान, जो इमरान खान वजीर आजम है इस मुल्क के, वो कह रहे हैं। वो तो इसके सरबराह हैं जिन्होंने करप्शन की है। मसलन मीडिया ने LNG स्कैंडल को एक्सपोज किया, पीएम ने क्या किया? शुगर स्कैंडल एक्सपोज किया, इमरान खान ने क्या किया? दवाइयों का स्कैंडल मीडिया लाया तो इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने मीडिया का गला दबाने की कोशिश की ताकि ये चीजें बाहर ना आए। उन्होंने कहा जी मोहम्मद बिन सलमान साहब अपने मुल्क में जो कहते हैं तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको उठा लेते हैं। अब इमरान खान साहब ये जब स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो ताकतवर माफिया हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब उनको पैट्रोनाइज कर रहे हैं। और इमरान खान साहब 3-4 महीनों से ज्यादा इनकी वजारत उज़्मा नहीं चलने वाली, इसी करप्शन में लपेटे जाएंगे। लेकिन अगर लपेटे भी गए खालदी साहब तो आप तो इतना कुछ बिगाड़ चुके हैं, जिस तरह आप सिनेरियो दे रहे हैं। जी जी, तो आप चलें, देर आए दुरुस्त। नहीं सर, देर आए दुरुस्त आयद क्या होगा?
मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने Collapse के करीब आ गई है, तकरीबन कोलैप्स ही है। तकरीबन कोलैप्स ही है। अब जब आपका पीएम इतने ज़्यादा माफिया को पैट्रोनाइज कर रहा हो तो फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। फिर इसमें से ऐसे ही लोग आएंगे जो पीटीआई के करप्शन कर रहे हैं। अब ये लोग जो मांगे तांगे के जो टांगे पे सवारी हुई थी, मतलब पीपल्स पार्टी से आए हुए थे, नून लीग से आए हुए थे, जब उन्होंने पीटीआई का चोला पहना तो इसका मतलब है वो पवित्र हो गए। भाई ये वही करप्ट माइंडसेट है जो वहां था और अब आपके साथ है, और अब इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी करप्शन को बेनकाब करें। कितनी सादगी से, मतलब वो हमें 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझ लिया हुआ है कि जनाब करप्शन भाई रोज तो एक्सपोज कर रहे हैं, और क्या करें? क्या अवाम फांसियां दें? क्या अवाम लोगों के गिरबान पकड़े? ये आपका काम था। यानी आपकी बातों का लुबे लुबाब है कि एक्शन का टाइम है, टाइम फॉर एक्शन। सर जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि गुफ्तगू कम करें जनाब और काम करें कोई। सर काम हमें नजर नहीं आता, हमें सिर्फ बातें ही दिखाई दे रही जी। जो करप्शन करेगा उस पर मिट्टी डाली नहीं की जाएगी, हम उसको एक्सपोज करेंगे और करप्शन के खात्मे के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये कैसी बातें? ये तो रेटरिक है। ये जो आप अपोजिशन में कहते थे आप इक्तदार में हैं तो तब भी यही कर रहे हैं। आप हुक्मरान हैं, आप एक्शन लें, आप लोगों को जेल में डालें। सिर्फ जेल में अगर डालना है तो अपोजिशन को डालें, नवाज शरीफ को डालें, शहबाज शरीफ को डालें। अगर जेल में डालना है तो जरदारी साहब को डालें, क्योंकि अपोजिशन के वो भाई अपोजिशन। अब आपने तो अपोजिशन ही खत्म कर दी, आपने तो वो मीडिया ही खत्म कर दिया। अब जो लोग आपको लाए थे उन्हें भी रियलाइज हो गया कि इकोनॉमी नहीं चल रही, ये मुल्क नहीं चल रहा और हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप 40% जो बजट है ये भी हम कर्जा लेके चला रहे हैं, डिफेंस का बजट। भाई ये आप क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? आपने इस मुल्क को और इस कौम को क्या दिया है सिवाय इसके? सिर्फ आप कंटेनर पे चढ़े होकर तकरीरें करते हैं। आप तकरीरें अच्छी करते हैं तो आप अपोजिशन लीडर बन जाते। आप वो अपोजिशन बहुत अच्छी कर रहे थे, आप इक्तदार में रहते हुए अपोजिशन कर रहे हैं। और आप सजा देनी थी जरदारी साहब को और नवाज साहब को, सजा तो हम जैसे लोगों को मिल रही है। 22 करोड़ अवाम को मिल रही, जिनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, खुदकशियां कर रहे हैं। तो ये आपकी रियासत मदीना है, रियासत मदीना। और उनकी बला से मेरा ख्याल है वो तो कोई इतने हिलजुल वहां ऊपर तो कोई भी नहीं लग रही। वो जनाब इमरान खान साहब को आवाम से ताल्लुक ही नहीं है। इमरान खान तो बिठाए गए हैं। नहीं वो तो कहते हैं जी हम 1,68,00,000 वोट तो हर आरटीएस सिस्टम के तहत मिले ही हैं। सर वोट तो वाकई क्यों डॉक्टर साहब? इसमें तो कोई शक नहीं है, उनको वोट तो मिले हैं। उनके मतलब आरटीएस को बिठा के वोट दे दिए। RTS आप कुछ करके दिखाएं ना। उनके बक्सेस में शायद वोट ना पड़े हों, लेकिन आरटीएस को बिठा के उनको वोट दिए गए हैं। उनको अच्छे खासे वोट तो अब ईवीएम से भी उन्हें मिल जाएंगे। ईवीएम से नहीं मिलने वाले सर। अगर ईवीएम से मिलेंगे तो मैं और आप ये जो कपड़े बेहतरीन पहन के बैठे हुए हम ये किसी कच्चे में नजर आएंगे, बुनियान में। आप मेरा ख्याल चलो गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों डॉक्टर साहब? हम गार के जमाने में बैठे होंगे, गारों में बैठे होंगे, ये शायद इतना खूबसूरत। चलो फितरत के करीब तो होंगे ना। मेरा ख्याल वजीर आजम का यही एक एम है। वो यही है हमें। चलें आप अगले मौजू पे डॉक्टर साहब को इनसे इनपुट लेते हैं। डॉक्टर साहब पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम आप देखें ना, वो सारा सिस्टम अब तकरीबन ये इंतखाबात जो है उसका अनाउंसमेंट आने वाली है। यहाँ पे काफली कह रही है कि जी सिर्फ ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं पंजाब वाले, वो शहरी इलाकों को की रिप्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉपर, और देही इलाकों की नहीं है। और वो उनसे उनका इख्तलाफ है इस वक्त हुकूमती पार्टी तहरीक इंसाफ से। देखिए मियाँ साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी वो अपोजिशन में बैठी हो या हुकूमत के साथ हो, अगर उसको नज़र आता है कि पीटीआई को ही इस सिस्टम से फ़ायदा होगा तो वो उससे इख्तलाफ करेंगे। और इसी से पता लगता है कि कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ होगा। अब इनसे जो पूछे काफ लीग के सरबराहों से कि आपने बड़ी खुशी खुशी फेडरल पार्लियामेंट में तो वोट देके बुलडोज करा लिया, अब जब आपके घर आए हैं वो पंजाब में, तो अब आप कह रहे हैं कि शहरों में ये शहरों की नुमाइंदगी होगी, देहातों की नहीं होगी। तो हर एक को अपना वोट बैंक कम होता नज़र आ रहा है इन मशीनों के ज़रिए। तो आई थिंक ये टेस्ट केस है पंजाब की के जो ये बलदियाती इलेक्शंस हैं उनको हो जाना चाहिए इन मशीनों से,
تو ان مشینوں کا اچھا یا ان مشینوں کا برا اور کوئی رزلٹ سامنے تو آئے رزلٹ تو آ جائے گا، بجائے جو اصل الیکشن میں یہ جائیں اور پھر اس وقت کولیپس ہو جائے سارا سسٹم. تو بہتر ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ بلدیاتی نظام میں ہی اس کی شکل نظر آ جائے کیسی ہوتی ہے ای وی ایم کی. جی ٹھیک. تو جی بٹ صاحب کیا بلدیاتی نظام کا آپ تو اسٹڈی کرتے رہے ہیں اس پہ، لکھتے بھی رہے ہیں آپ؟ بہت ہم نے کام کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تحفظات ہیں یہ 3 ماہ کے لیے ہیں. ان کو 3 ماہ میں، یعنی آپ 3 ماہ کے فریم ورک میں دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. 3 ماہ کے لیے ہیں، ادروائز سے اوپر نہیں بجائیں گے. 3 ماہ میں کچھ بھی ہونے والا ہے. ہم یہ سمجھے کہ جی چودھری برادران جو ہیں، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. ہاں جی، چودھری برادران جو ہیں وہ تحفظات کا شکار کر دیکھیں نا، ان کا بیٹا بھی وزیر بن گیا، ان کے جو تھے سینیٹر کامل علی آغا بھی بن گئے، پھر جو ہے بہاولپور سے وہ بھی چیمہ صاحب وہ بھی ہیں، وہ بڑے ووکل بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، یا ہم یہ سمجھنے پہ حق بجانا ہے کہ حالات بدل رہے، ہر چیز وہ دیکھ کے چلتے ہیں، وہ سیاسی لوگ ہیں. اور پھر چودھری سرور صاحب کا بیان، چودھری سرور صاحب کا بیان سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے جو میری اس سے ہٹ کے بنایا گیا ہے گورنر پنجاب. بھائی چودھری صاحب سے کوئی پوچھا 3.5 سال آپ نے گورنرشپ پہ کام کیا، جو بھی معاملات آپ نے کیے، لوگوں کو oblige کیا، اپنے عزیزوں کا اقارب جتنے بھی کام کیے آپ نے، تو 3.5 سال کے بعد آپ کو یاد آیا کہ جی مجھے اس سیٹ پہ غلط لگایا گیا، میں بے بس تھا، میرے پاس اختیار نہیں تھا. یہ تو پچھلی حکومت میں بھی یہی کہتے تھے. میں یہی کہتا ہوں. اچھا بٹ صاحب میں آپ سے کنٹینیو کروں گا. اب اس وقت ہمیں بریک کے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین اب ہم جائیں گے ایک بریک پر، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہم آپ کے خوابوں کو حقیقت دیتے ہیں، تو ابھی صرف فائلز نہیں، اپنے پلاٹ پر پوزیشن حاصل کر کے خوابوں کو تعبیر دیں. آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سپریم سٹی، آپ پروجیکٹ بائی بسم اللہ ڈیولپرز. ان ننھے فرشتوں کو زندہ رہنے کے لیے آپ کے خون کی مستقل ضرورت رہتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی خون کا عطیہ دیں. پاکستان کے معاملات دستاویزات کی نظر سے مفروضات سے نکل کر معلومات تک تحقیقات کی ضمانت ہیں. دیکھیے انویسٹیگیٹر ایٹ 5 عبدالستار خان کے ساتھ اونلی آن چینل 5. Good food, good life. آپ کا رمیقت ہے. ہم آپ کے خوابوں کو حقیقت دیتے ہیں، تو ابھی صرف فائلز نہیں، اپنے پلاٹ پر پوزیشن حاصل کر کے خوابوں کو تعبیر دیں. آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سپریم سٹی، آپ پروجیکٹ بائی بسم اللہ ڈیولپرز.
स्पाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनस्पति। बोलने की बोलियां। इन नन्हे फरिश्तों को जिंदा रहने के लिए आपके खून की मुस्तकिल ज़रूरत रहती है। आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी खून का अतिया दें। आपका और अम्मी का घर। हम आपके ख्वाबों को हकीकत देते हैं, तो अभी सिर्फ फाइल्स नहीं, अपने प्लॉट पर पोजेशन हासिल करके ख्वाबों को ताबीर दें। आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या गैर मुल्की, या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर रहती है। खबरें ग्रुप, हर वक्त बर वक्त। Nestle, good food, good life. पीटीसीएल ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड ना था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। सॉरी, बाकी कल। बस हाँ? दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड्स पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड मेरे लिए किसी कौमी राज से कम ना था। मगर फिर मैंने पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड घर मंगवाया और हो गया सब ट्रूली अनलिमिटेड। अब दिन रात चलती हैं टीवी रूम में बेंच पार्टीज और डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग्स भी हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। रहा हमारा वाईफाई पासवर्ड, वो तो हो गया अब सबको ज़बानी याद। पीटीसीएल ब्रॉडबैंड घर के आया, लाइफ हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। तो आप भी 1 to 1 मिलाएं और हमारी तरह ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट के मजे उड़ाएं। जब बात हो तारीख की, तहजीब की, सकाफत की, तो लाहौर लाहौर है। गर्दिशे दौरां का आईना ये शहर तारीख के माथे का झूमर है। कोई भुला सकता है इस शहर को तो ये उसकी बड़ी भूल है। जब बात हो मेलों की, ठेलों की, तो लाहौर लाहौर है।
जब बात हो त्योहारों की, दिलदारों की, अखाड़ों की, तो लाहौर लाहौर है। जब बात हो इखलाक की, इक़दार की, इक़्तिदार की, तो लाहौर लाहौर है। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी भट्ट साहब, आप बात कर रहे थे तो एक आप तो 3 माह के फ्रेमवर्क में सारी बात कर रहे हैं जी, मैं और काफ लीग का और चौधरी सरवर साहब की तरफ से जो आप देखिए उनका जो ट्रेंड देखिए आप बल्कि एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे। आप एक बात याद रखें, चौधरी बरादरान और चौधरी सरवर का इस वक्त ये जो अपने खदशात का इजहार करना है ना, उन्होंने कहा जी मुझे ये गवर्नर बना दिया गया, मैं नहीं चाहता था। चौधरी परवेज लाई ने और इन काफ लीग ने भी अपने तफाजात का इजहार कर दिया है। मेरी एक भाई 3 माह बाद हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई निगरान वज़ीर आज़म हो जाए, लेकिन हमारे डॉक्टर कैफ साहब तो एक बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि शौकत तरीन भी एक होपफुल है। शौकत तरीन अगर सेनेटर हो जाए तो बिल्कुल भी हो सकते हैं। वो जिस चैनल से आए हैं डॉक्टर साहब, हम इससे भी इत्तेफाक करते हैं, लेकिन बात याद है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं ना। लेकिन इस वक्त जो है चौधरी परवेज लाई, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में निगरान वज़ीर आज़म रहे, डिप्टी वज़ीर आज़म रहे। चौधरी शुजात रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म पहले, और पहले चौधरी शुजात रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी, इनको तजर्बा तो है, लेकिन मसला तो ये है ना कि वो उनका निकलना जो है ना, ये किसी तूफान का पेश खैमा है। हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि चौधरी सरवर का ये कहना या चौधरी परवेज लाई का ऐन वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और वज़ीर आज़म का ये कहना अपने वज़रा को कि आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें पता है कि अगर मेरे गले में कुछ हड्डी फंस रही है तो ये भी फंसेंगे, इसलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे कहा है ना कि आप बताएं भाई कौन है, किन्होंने करप्शन की है। ये सब चीज़ें वज़ीर आज़म भी नंगा करने चाहते हैं कि ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई मैं ही नहीं था, ये लोग थे मुझे मेरे लिए मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले या ब्यूरोक्रेसी को फंसाने वाले। ब्यूरोक्रेसी को फंसाने वाली कैसी बात है? ब्यूरोक्रेसी जब तक आप कुछ नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेसी कैसे कर सकती है? जब तक वज़ीर आज़म या किसी की आशीर्वाद नहीं हासिल होगी, वही बातें माजी वाली निकलेंगी कि जी फलां ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फलां का फ़ोन आया था, फलां का फ़ोन आया था। ये चीज़ें बड़ी इस वक्त गौर तलब हैं। 3 माह जो है ना, ये हमारे मुल्क के लिए बड़े हसास हैं। इसमें ये बल्दियाती निज़ाम हो तो ना हो तो ये अलग बात है, लेकिन चेंजिंग हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह तो आपकी बात हो सकता है कि शौकत तरीन हो, अगर शौकत तरीन ना हुआ तो ये चौधरी परवेज लाई होंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर तो आपको पता है शोर शराबा पड़ा हुआ है। एक और नाम भी ले रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ का नहीं, उधर का सिंध के खुर्शीद अली शाह साहब, खुर्शीद अली शाह साहब का भी नाम उन्होंने कंसीडर किया है। चूँकि ये जो मियां शहबाज शरीफ हैं, इनके अंदर तो मसला है ना कि मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते कि ये जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। चले देखिए इतना बड़ा कोई मसला भी नहीं। अब भट्ट साहब ने अगले मौजू पे भी जाना है, मैं चाह रहा हूँ इस पर टेक हम खालदी साहब की ले लें। बल्दियाती निज़ाम पे जो काफली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सिर्फ बल्दियाती पे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं कुछ मामला तो और हैं। जब क्यू लीग तशवीश का इजहार करे ना, इसका मतलब है जो सेम पेज है वो फट गया है और कुछ ताकतवर इदारों को में बैठे हुए लोगों को एक्सटेंशन भी चाहिए। और उनको ये पता चल गया है कि इमरान खान ने जिस तरह DGISI की तैनाती का मामला मुतनाज़िया कर दिया था, अब एक्सटेंशन में भी वो यही करेंगे। तो बेहतर है कि इमरान खान को साइड लाइन पे किया जाए और एक्सटेंशन तब मिल सकेगी जब पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ देंगे। और अगर इमरान खान साहब इसी तरह नून को और पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाते रहेंगे तो वो ये लोग उनके साथ नहीं होंगे, फिर एक्सटेंशन मामले में। आज तो नाज़रीन बड़े खुश होंगे, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़। डॉक्टर कैस असलम, शेर अली खालती, सलाउद्दीन साहब। अच्छा हाँ जी, मतलब अवाम तक ये फैक्ट्स जाने चाहिए, अवाम का जानने का हक है। तो इस वजह से प्रेशर अपोजिशन पे भी रहेगा, प्रेशर हुकूमत पे भी रहेगा। जैसा कि भट्ट साहब कह रहे हैं, ये 3 महीने अहम है।
अगर ये अपोजिशन प्रेशर बर्दाश्त अच्छा अहम है या नाजुक है, एक दफा वाजे कर दें लोगों को, क्योंकि मुल्क हमेशा नाजुक दौर से गुजरता रहा है, ये सब नाजुक, अब अहम दौर से गुजर नाजुक तरीन है। और अगर जैसा कि ये दोनों साहिबान मेरे जो दोस्त बहुत अच्छे हैं, खुर्शीद शाह का नाम ले रहे हैं, शौकत तरीन का नाम ले रहे हैं, शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं या परवेज इलाही का नाम ले रहे हैं, मैं मायूस हो रहा हूँ, आम आदमी के तौर पर मायूस हो रहा हूँ। ये सिर्फ यही चेहरे रह गए हैं, 22 करोड़ आवाम की किस्मत में लिखे हैं कि कभी ये चेयर उस बंदे के पास होगी, कभी परवेज इलाही के पास होगी, कभी शहबाज के पास। म्यूजिकल चेयर्स की गेम बन गई, म्यूजिकल चेयर की गेम बन गई है। सही कह रहे हैं, खुदा का खौफ करें, कोई नए चेहरे लाएं। ये कौमी एक नया चेहरा लाए तो थे, उसने बर्बाद कर दिया बस। सिलेक्टेड चेहरे नहीं चाहिए इस मुल्क में। मैं कहता हूँ जब आप कहते हैं कि लाएं और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, आपकी जो सोसाइटी है, जो सोशल एटीट्यूड है, वो बर्बाद होकर रह गए हैं। अब आपको नहीं लगता सर इकोनॉमी में कभी बेड़ा गर्क हो गया ना जी? जी डॉक्टर साहब इकोनॉमी के हवाले से जो आप ये जो खौफनाक खबरें मिनी बजट की आ रही हैं, ये तो चूंकि आप स्पेशलाइज कर दें, आपका फोटे है ये सब, इसमें बात करें कि IMF ड्रिवन है, गवर्नमेंट की नीड है, जरूरत है, या क्या है? मतलब इससे हासिल क्या होगा, अवाम को क्या होगा, हुकूमत की क्या जरूरत है? ये IMF ड्रिवन भी खुल के डॉक्टर साहब बात करें, IMF ड्रिवन भी हैं जी। और मजे की बात यह है कि दो बातें मुझे एज एन इकोनॉमिस्ट कहनी पड़ेंगी जी, जरूर बात तो ये है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो चारों इस मुल्क के बैठे हुए हैं। हमारी लैंड सबसे अनप्रोडक्टिव है रीजन में, हमारी लेबर सबसे अनप्रोडक्टिव है रीजन में, हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, ना हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल है जो मांगना पड़ता है, ना हमारे पास मशीनें हैं, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी, ना हमारी यूनिवर्सिटियाँ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैदा कर रही हैं। तो उस सूरत में यही था कि जो चल रहा था। मगर जब आप दूसरी जो बात है, जो दूसरा प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट खुद है। और वो सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं है, वो जो गवर्नमेंट 7 गवर्नमेंट हमने रखी हुई हैं, फेडरल, 4 प्रोविंशियल, एक GB की, एक आज़ाद कश्मीर की, उनके सेक्रेटरीज, उनके डिप्टी सेक्रेटरीज, उनके एसोसिएट नीचे करते करते वो एक, और फिर उनके साथ कई ऐसे अदारे हैं, वापडा और गैस के और यूटिलिटी स्टोर के, जो गवर्न करके बैठे हैं। ये सारा टैक्स पेयर का पैसा खाई जा रहा है। तो बैलेंस ये है कि अगर आप टैक्स कम करें तो मुल्क में कारोबार करने के लिए पैसे हो जाएंगे, और अगर आप टैक्स बढ़ा के इस गवर्नमेंट को चलाते रहेंगे तो फिर ये कारोबार नहीं चलता। ये सूरत हाल है। प्लानिंग कोई है नहीं कि किस कारोबार को करना है, कहाँ ट्रेड करनी है। मिनिस्टर्स करप्शन कर रहे हैं, यहाँ तक तो नीचे तबके का भी जो एहलकार है वो भी कोई ना कोई हौसला बढ़ता है। तो बात ये है कि जो आपके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो फेल हो चुके हैं। जी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो जिनके पास पैसा था, या तो वो पैसा लेके मुल्क से बाहर भाग गए हैं, या फिर वो टैक्स नहीं देते। वो कहते हैं कि हम तो सारा बोझ ये सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो ना टैक्स देने वाले, या गवर्नमेंट हो जो टैक्स लेने वाली है, IMF उनको जो, तो इस मिनी बजट में बोझ आम आदमी के पड़े, बहुत पड़ेगा, मिडिल क्लास को पड़ेगा। और वो खुद शौकत तरीन ने कहा कि और महंगाई होगी, 4 रुपए हर महीने पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, गैस महंगी खरीद ली है आपने, तो आम आदमी कहाँ जाएगा डॉक्टर साहब? सर या तो घर के सारे समंदर में डुबो देंगे आम आदमी। सर वो जो खालती साहब कह रहे हैं, शायद या तो लड़ाई होगी, या फिर जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं 3 महीने में चेंज आएगा, और या ये है कि आम आदमी जो है वो अपने बच्चे बेचेगा, वो बच्चे स्कूल नहीं भेजेगा, वो बर्दाश्त करेगा। कहाँ से आएंगे खरीदार, कहाँ से आएंगे? सर ये अमीर आदमी यहाँ जो लूट रहे हैं, जो माफिया है, वो खरीदेंगे। तो मुझे क्या पता क्या खरीदेंगे सर। डॉक्टर साहब बजट जो है सोसाइटी की तरफ तो जाया जा रहा है ना, लोगों की जमीनें कब्जा करके इतने सालों में। आपने पूछा है कि वो जिनकी जमीनें कब्जा की है, छोटे किसानों के, उनके बीवी बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? वो इन्हीं घरों में नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं।
और इन्हीं की गुलामी में है वो। जी, तहकीक की गुलामी में है ना जी। आपकी पॉवर्टी के डेफिनेशन ये तो नहीं है कि आपकी आमदनी जो है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। आपकी पॉवर्टी का ये भी डेफिनेशन है कि ये जो अदारे जिसमें थाने हैं ये इसलिए बनाए गए थे कि गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करें, ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि गरीब आदमी को गरीबी रखना है। वो तो ये रहा तो। ना बसें चला रहे हैं आप इस मुल्क में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर से उधर जा सकें। आप ये कहते हैं कि जी ये इंजेक्शन नहीं लगेगा तो आप कोई चीज़ नहीं खरीद सकेंगे। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास आईडी कार्ड ही नहीं है। खान साहब ने तो वाला इंजेक्शन लगवाया हुआ है। तो जब आईडी कार्ड ही नहीं है तो उनको ये कोरोना के वैक्सीन कहाँ से लगेंगे, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह कौन सी बस पे और कहाँ सफ़र करेंगे या कौन सी दुकान में जाएंगे, इसके बारे में सोचा कोई नहीं सोच रहे ना जी। मुझे रोज मिलते हैं लोग जो खाने पीने की तो बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमें बस में नहीं बैठने दे रहे क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है। तो किसने बनाने हैं वो आईडी कार्ड? जी वाकई में ये तो सारे बात हम सब यही कह रहे हैं, लहर आ रही है, सब किसने तो करना? उन्हीं से आनी है ना जिनको ये टीके नहीं लगे हुए। महंगाई सिर्फ नहीं है सर, मिलावट भी है। गरीब आदमी को जो अब वो महंगाई से भी बड़ा इशू है जी, वो बीमारी देते हैं, न्यूट्रिशन है। पानी में जो आलूदगी है वो उसको किसी ने दूर किया है। जो पानी शहबाज शरीफ वो बना गया था फिल्टर्स, वो इस पूरे 3.5 साल में फिल्टर नहीं बदले गए। लोगों को जो इस वक्त हेपेटाइटिस हो रहा है वो उन फिल्टर से हो रहा है, वो जो गंदे फिल्टर है जी, क्योंकि बदले नहीं गए। तो वो समझते हैं कि यहाँ से पानी साफ मिलेगा, वहां जाके वो भर के ले आते। आपका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो इतना फरसूदा हो गया हुआ है। और कह सकते हैं कि कोलैप्स कर गया। मैंने तो कहा है कि वो फेल हो रहा है, स्टेट फेल हो रही है या नहीं हो रही, मगर ये जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशियल भी, ये नाकस है। जब जिस मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज न हो, इदारे एक दूसरे के एक इख्तियारात को इनक्रोच कर रहे हैं, तो फिर वहाँ अफ्रीका की तरह लड़ाई होगी। जितने भी इदारे हैं, इनके जो हेड हैं या जो इनके सरबराह हैं, वो समझते हैं हम सुपीरियर हैं, हम इदारों से बड़े हो गए हैं। जब शख्सियतें इदारों से बड़ी हो जाएं तो डाउनफॉल आता है। इदारों का क्या बनेगा? फिर इदारे बर्बाद होते हैं। आप पुलिस को देख लें, ये डिलीवर नहीं कर पा रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। डिलीवर किया, उनके 12 बंदे मरे हैं, कोई गया उनके कोई ताज़ियत के लिए नहीं किया। चाहे सिंध है, तो वो आगे क्यों आएंगे? चारों सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अच्छा खालदी साहब, इसी के साथ सवाल भी ले लें कि ये मिनी बजट जो है ये पार्लियामेंट हर पास करेगी तो तब ना। अब वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट नहीं करेगी। डॉक्टर साहब तो कहते हैं पार्लियामेंटेरियन है ना, मिनी बजट आया तो पास कर देंगे। पहले भी तो पास नहीं करना चाहते थे, तो फिर कैसे? अभी पंजाब असेंबली ने अपनी वो मराठे नहीं बढ़ाई जी, बढ़ाई है बिल्कुल। सारे मुश्तरका कैसी उसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मजाक वाली बात है ना, और वो फौरी तौर पर मानेंगे, कहेंगे जनाब आप जो हुक्म आप माई बाप है हम एक्सेप्ट करते हैं। कैसी मजाक मैं आपकी तरफ आता हूं। पार्लियामेंटेरियन अब रबर स्टैंप हो गए हैं। पार्लियामेंटेरियन की कोई नहीं सुनता। इनको कहा जाता है कि आपने फुला इजलास में आना, फुला इजलास में। इनको कहा जाता है कि आपने इजलास में नहीं आना, तो वो नहीं आते। तो अब ये तो एक खून की मार है। अब भट्ट साहब से ले लेते हैं जी इनपुट। मियां साहब ये देखें, अब ये बताएं कि मिनी बजट पे जरा वो तो आएगा जी, वो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी भी हुई है। हाँ, डॉक्टर तरीन साहब आए हैं तो ये मिनी बजट लेके आएंगे ना। कोई ये थोड़ी है कि ऐसे ही आ जाए। इन्होंने जो भी बनना है, डॉक्टर साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। उसके बाद महंगाई कहाँ जाएगी, ये चीज़ें देखने वाली हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म आए, उन्होंने ऐलान किया कि जी 10 वज़रा होंगे। आज 70 से ज़्यादा वज़रा मशीरान हैं। इनकी देखें मराहत, इनकी हर चीज़ बढ़ रही है। पंजाब असम्बली में देखें कैसी अपोजिशन और हुकूमत के जी दोनों के खिलाफ कितने बयानात एक दे रहे थे। जब वहाँ तनख्वाह बढ़ाने का मसला हुआ, दोनों इकट्ठे हो गए। अब उनको आवाम की महंगाई नहीं लग रही। सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो इकट्ठे हो गए थे। ये चीजें तो हैं मियां साहब। तो इसमें जो वक्त हमारे पास थोड़ा रह गया, दिवालिया हो चुके हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त थोड़ा। डॉक्टर साहब इसमें अगर कंक्लूड करते जाएं साथ साथ जरा स्पीडीली, क्योंकि अब हमारे पास 30 सेकंड है। अब वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा है कि जी हम कौमी सलामती कमेटी का जो है इजलास, इन कैमरा ब्रीफिंग, उसका बाइकआउट करेंगे। अब उन्होंने साथ ये भी गिला किया है कि पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाने का वतीरा अख्तियार किया हुआ है हुकूमत ने।
تو کیا یعنی بعد میں حالانکہ وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں ربر سٹامپ بننے میں؟ سر بات یہ ہے سیکنڈ ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کہ وہ خالد صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمارے اپر کلاسز دونوں حکومت میں بھی جو باہر بھی ہیں، ہمارے بہت سارے بیوروکریسی، ہمارے بہت سارے میرے جیسے لوگ، یہ ہینڈ ان گلو ہے. اب نہیں سر، یہ بینکرپٹ ہیں اب انٹلیکچولی، اور دنیا کی سچویشن نہیں دیکھ رہے، ٹیکنالوجی نہیں دیکھ رہے، عوام کا کہ نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا ہے. سر جس ملک میں 5 سال سے نیچے بچوں مرنے کی تعداد 58 آؤٹ آف 1000 ہو، جبکہ دنیا کی ایوریج 28 آؤٹ آف 1000 ہے، تو آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ ہم جو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے آنے والی نسلوں کا. جی تو سب سہارا افریقہ کے بعد ہر اس پہ پاکستان کا نمبر اس کے بعد ہے. بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے وہ آپ سے مہنگا ہے، افغانستان کا کی کرنسی آپ سے مہنگی ہے، انڈیا کی تو مہنگی ہے ہی، تو مالدیو، شری لنکا. تو انفارچونیٹلی مزے کی بات یہ کہ ابھی آیا ہے ان کا ہیپینس انڈیکس، اور آپ 16 ڈگری نیچے گرے ہیں اس ہیپینس. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب جی کو ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیوں نہیں میرا خیال ہے وہ ہمارے ہاں ان ہیپینس انڈیکس جو ہے وہ بڑا ہے. ان کیمرہ بریفنگ کی بائیکاٹ 30 سیکنڈ ہے، پھر 30 سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں. ان کیمرہ بریفنگ کا بائیکاٹ نالائق نااہل اپوزیشن کی طرف سے میرے لیے رے آف ہوپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرأت کر رہے ہیں اور واقعی وہ ایک کروائی جا رہی ہے ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنے میں. اچھا بٹ صاحب 30 سیکنڈ ہے، کیا جرأت کرائی جا رہی ہے؟ جرأت بات یہ نہیں ہو رہی کہ پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، قومی سلامتی اجلاس کمیٹی کا، وزیر اعظم صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا. تو کیوں کیا؟ دیکھیے کہ اہم ایشو چل رہے ہیں، اہم بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. آج اپوزیشن نے سوچا کہ اچھا جی اس وقت بھی معاملات طے پا گئے تھے، اب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں پھر معاملات طے پا جائیں گے. یہ تو ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے کہ جو لائے ہیں بھئی آج آپ نے نہیں جانا. انہوں نے کہا سر نہیں جانا، مجھے اگلی ٹرنیور ملے گی، انہوں نے نہیں جانا. تو یہ آج سب اب چونکہ ہم اختتام کی طرف پہنچ گئے ہیں، تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، صلاح الدین بٹ صاحب کا، شیر علی خالدی صاحب کا، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کا. ناظرین آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو سنی. تمام موضوعات، قومی سلامتی کمیٹی کا جو مسئلہ ہے، پی ایس ای کی اندرونی کہانی وہ بھی ہم نے ایکسپوز کی، اور کاف لیگ کا جو سرور کا جو بیان ہے، اور اس میں کچھ چینج دکھائی دے رہی آنے والے وقت میں، اور جو سب سے خوفناک منی بجٹ. اس لیے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.